आज हम लोग डिस्कस करेंगे एम्पेरिकल फार्मूला के बारे में। तो बेसिकली हम बोलते हैं केमिकल फार्मूला हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं। एक मॉलिक्यूलर फार्मूला जो इंडिकेट करता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल, और एम्पेरिकल फार्मूला इंडिकेट्स द रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन ए मॉलिक्यूल। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एम्पेरिकल फार्मूला, जो हमारा मेन डिस्कशन है। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने बोला एल्केन। एल्केन की अगर हम बात करें तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। मतलब n की वैल्यू कोई भी हो सकती है, 1 2 3 4 5। एक एग्जाम्पल लेते हैं n=2। तो हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो एल्केन का होता है वो C2H6 है। लेकिन अगर हम एम्पिरिकल फॉर्मूला की बात करेंगे तो वो CH3 है। अब CH3 मतलब हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के जो एटम्स का रेशियो है 1:3 है, सिंपल रेशियो। तो यही बेसिकली हमारी क्या होती है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें क्या बताता है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन ए मॉलिक्यूल। मतलब अगर इथेन बोलते हैं तो 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होने चाहिए। लेकिन अगर हम एम्पेरिकल फॉर्मूला की बात करें तो वो हमें उनका सिंपलेस्ट रेशियो बताता है, और सिंपलेस्ट रेशियो कितना था, 1:3। तो CH3 विल बी एम्पेरिकल फॉर्मूला। एक और एग्जांपल देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। एसिटिलीन और बेंजीन। एसिटिलीन C2H2 होता है, बेंजीन C6H6 है। तो अगर हम बात करें सिंपल रेशियो की तो पहले में भी CH है, दूसरे में भी CH है। मतलब दो मॉलिक्यूल के एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम हो सकते हैं, और वो सिंपली क्या होंगे, एसिटिलीन के लिए 2 टाइम्स और बेंजीन के लिए 6 टाइम्स। तो हम बोल सकते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू n इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और ये n कैसे निकलेगा, सिंपली इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 226, इसका कितना है 13, डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2, इसका कितना होता है 78, एंड अगेन ये कितना है 13, डिवाइड करेंगे मास 6 आ जाएगा। तो बेसिकली हम कैसे निकाल सकते हैं n मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास हम लोग मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट दिया होता है उसको, वही चीज होती है, सेम होती है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये चीज हमें याद रखनी है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू n इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या थी, एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स कैन बी सेम। अब हमें लग रहा होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं हो सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट कंपाउंड कैन आल्सो बी सेम, और यही हमारा बेसिकली क्या कहलाता है, आइसोमेरिज्म। जो हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसके बारे में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। लेकिन हमें पता होना चाहिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम हो सकता है डिफरेंट कंपाउंड्स का, और एम्पेरिकल फॉर्मूला तो सेम हो ही सकता है। जैसे एक एग्जांपल दिया है मैंने तुम्हें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का, इथाइल अल्कोहल C2H5OH, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी C2H6O है। और डाई मिथाइल ईथर CH3OCH3, उसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, और ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर होंगे। तो ये हम लोग डिस्कशन आगे करेंगे, लेकिन अभी के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों ही सेम हो सकते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट हमारा क्या है कि हम डिड्यूस कैसे करें, डिडक्शन ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे किया जाए। तो बेसिकली हम वहाँ पे यूज करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो हम बोल सकते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला का डिडक्शन या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला प्रिडिक्ट करना, कैलकुलेट करना, ये सब हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का एप्लीकेशन है। और उसके लिए हमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन कभी कभी प्रोवाइड होता है, हम उसकी हेल्प से कर सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग पार्ट है कि पहले हम क्या करेंगे, we use law of constant proportion, or we can say that deduction of the empirical formula form percentage composition is the application law of constant proportion। और उसके बाद हम मॉलिक्यूलर वेट की हेल्प से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो मेनली अगर मॉलिक्यूलर वेट दिया होगा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल जाएगा, अदरवाइज एम्पेरिकल फॉर्मूला से ही हमें मैनेज करना पड़ेगा। देखते हैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल है हमारे पास, कंपाउंड है एनालिसिस। हमें सबके परसेंटेज दिए हुए हैं और हमें बोला गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ
अगर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास 322 है। और क्या बोला है कि जो हाइड्रोजन है वो सब वाटर फॉर्म में है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो समझ जानी चाहिए। तो सिंपल हमारा तरीका होता है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले हमें एलिमेंट्स के परसेंटेज लिखने पड़ते हैं। हमने परसेंटेज कॉपी कर लिए ऊपर से, और फिर हम सिंपली नंबर ऑफ रिलेटिव एटम्स निकालते हैं। रिलेटिव एटम्स हमने क्यों बोला, क्योंकि हम निकालते हैं इन 100 ग्राम कंपाउंड। तो इन 100 ग्राम में 14.31 है, 9.91 है, 9.97 है, 6.22 है, 69.5 है। तो वहां से हमें क्या आ गया, एक नंबर आ गए। और फिर हमारा टास्क होता है सिंपलेस्ट रेशियो निकालना। तो सिंपलेस्ट रेशियो निकल के आया वो 2 1 20 14। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये नंबर्स तो बदलते रहेंगे। रिलेटिव एटम 200 करेंगे तो डबल हो जाएंगे, 1000 करेंगे तो 10 टाइम्स हो जाएंगे, लेकिन जो रेशियो होगा वो हमेशा सेम रहेगा। यही हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो इसका मतलब हमारा जो फॉर्मूला डिड्यूस हुआ वो हुआ Na2SH20O14, और उसने बोला था H है वो वाटर फॉर्म में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वी गॉट सोडियम सल्फेट Na2SO4.NH2O। ये एम्पेरिकल फॉर्मूला निकल के आया। अब हम इसका मास निकालते हैं। मास है 322। इसका मतलब यही हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी होगा। तो समझ आना चाहिए, अगर n इक्वल टू 1 है तो उस केस में एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा कंपाउंड का। तो ये क्वेश्चन हम समझ सकते हैं। थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है इसमें, अदरवाइज काफी इजी रहता है। एजम्पशन भी ले सकते हैं हम लोग, कैलकुलेशन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं। तो ये समझ आना चाहिए। एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है, उस केस में हमें क्या होता है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन दिया नहीं जाता है, उसमें हमें सिंपली मास दिए होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 17 gram oxide of carbon contains 9 gram carbon. Deduce its empirical formula. 17 ग्राम ऑक्साइड। तो कभी कभी कुछ लोग गलती क्या करते हैं, कभी कभी कुछ लोग परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकाल लेते हैं, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है। हम सिंपली बोल सकते हैं कि जब मास दिया है तो सिंपली नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो ही चाहिए। तो कार्बन 9 ग्राम है, टोटल 17 है, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन हो जाएगा। तो सिंपली हमारा कार्बन कितने हो जाएंगे, 9/12 3/4। तो ये सिंपली हमारे कितने आ गए, ये रिलेटिव एटम्स है 17 ग्राम में, और ये उनका सिंपलेस्ट रेशियो 3:2। तो हम बोलेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, C3H2। और ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसको बोला जाता है कार्बन सब ऑक्साइड। आगे हमें केमिकल बॉन्डिंग में हेल्प करेगा। तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन था। इसमें हमें जबरदस्ती कैलकुलेशन बढ़ानी नहीं है, हमें इसमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालने की जरूरत नहीं है। हम सिंपली डायरेक्ट मास से कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपल रेशियो ऑफ देयर एटम्स। एक और टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें सिंपली हमें रिलेशन दिया होता है एलिमेंट्स के, एटम्स के रेशियो के बारे में, या उनकी इंफॉर्मेशन दी होती है। तो ये थर्ड टाइप है जो समझ आना चाहिए। तो मोस्टली यही 3 टाइप होते हैं। तो इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। तो हमारे पास एक ड्रग है जिसमें 70% एज मैनी कार्बन एटम्स एज हाइड्रोजन एटम्स। तो हाइड्रोजन और कार्बन में रिलेशन दिया है, हाइड्रोजन का 70% कार्बन है, और वो हाइड्रोजन 15 टाइम्स एज मैनी हाइड्रोजन एटम्स एज ऑक्सीजन एटम, जो ऑक्सीजन से 15 टाइम्स ज्यादा है। तो मतलब सबसे कम बेसिकली हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन एटम है। फिर हमें दिया है 1 ग्राम ड्रग के अंदर मोल्स। तो इसका मतलब हम वहां से उसका मोलर मास निकाल सकते हैं। डायरेक्ट नहीं दिया है तो कभी कभी लैंग्वेज के फॉर्म में दे देता है, तो वो हम सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले सिंपली टेबल बना लेते हैं। पहले हमने मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया, 1 ग्राम डिवाइडेड बाय मोल्स, तो वी विल गेट 314.46। तो ये मोलर मास आ गया हमारे ड्रग का। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो सबसे कम थे ऑक्सीजन, तो एक्स ले लिया।
जिसके 15 टाइम्स हाइड्रोजन थे, लिखा हुआ था लैंग्वेज में 15 टाइम्स हमारे क्या है, हाइड्रोजन है 15 टाइम्स। उसके बाद उसका 70% कार्बन थे, तो हमने कार्बन निकाल लिए 70%, तो वी गॉट फाइनली 10.5, 15x 10, और फिर हमने उनका सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लिया। सिंपलेस्ट रेशियो में वी गॉट 21 30 20 2 21 32, तो यहाँ से हमें फॉर्मूला मिल गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला विल बी C21S30O2। अगर हम इसका मास निकालने की कोशिश करते हैं तो वी गॉट 314। इसका मतलब अगेन इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, उसका मॉलिक्यूलर वेट भी 314 है और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास भी 314 है। इसका मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने जो डिड्यूस किया है वो क्या है, C21S30O2, और इस ड्रग को हम लोग मारिजुआना बोलते हैं, जो मेडिसिन में भी काफी यूज होती है। तो बेसिकली 3 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जो हमें समझ आने चाहिए, या तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन दिया होगा, या मास दिया होगा, या उनके एटम्स में रिलेशन दिया होगा, तो हम उससे इजिली एम्पेरिकल फार्मूला और फाइनली मॉलिक्यूलर फार्मूला डिड्यूस कर सकते हैं। तो ये आज हमारा आज का डिस्कशन था। थैंक यू।